आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। हमारे साथ हैं ये सिक्योरिटीज के अमित त्रिवेदी। बात करेंगे स्ट्रैटेजीज की, लेकिन पहले लेकर आते हैं मार्केट का एक्शन। तो आज दायरे में ट्रेडिंग होते हुए दिखाई दे रही है। निफ्टी एक रेंज में कारोबार कर रहा है, फिलहाल 24,341 पर ट्रेड करते हुए। तो 50 अंकों के दायरे में निफ्टी घूमता हुआ दिखाई दिया है। ऑल्दो बैंक निफ्टी जिसने कंसिस्टेंट आउट परफॉर्मेंस दिखाई थी, वहां थोड़ा सा प्रेशर है। आज के सेशन में 150 पॉइंट नीचे बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है, लेकिन यहाँ भी मोर और लेस दायरे में ही ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई डिसाइसिव वीकनेस नहीं है। हालांकि अगर आप मिड कैप स्मॉल कैप्स को देखेंगे तो स्मॉल कैप्स में थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग आज के सेशन में दिखाई दी है। दोनों ही इंडेक्स लेकर आते हैं आपके सामने। 100 अंक नीचे है मिड कैप इंडेक्स, 1.4% नीचे है। वहीं अगर आप स्मॉल कैप इंडेक्स का हाल देखेंगे तो यहाँ भी दबाव देखने को मिल रहा है। मार्केट की ब्रेथ नेगेटिव, क्योंकि ब्रॉडर मार्केट में सेल ऑफ है। स्मॉल कैप इंडेक्स दिन के लोअर लेवल्स के आसपास कारोबार कर रहा है। 1764 स्टॉक्स है जो गिरकर कारोबार कर रहे हैं। 747 स्टॉक्स तो तेजी के साथ कर रहे हैं ट्रेड। अब लेकर आते हैं सेक्टोरल मूव्स। तो निफ्टी रियल्टी सबसे ज्यादा बढ़ने वाला इंडेक्स आज के सेशन में 2.5% से ज्यादा ऊपर है। निफ्टी फार्मा में 0.5% की मजबूती। निफ्टी एफएमसीजी 0.5% ऊपर ट्रेड कर रहा है। सिमिलरली बाकी पॉकेट्स देखेंगे तो निफ्टी मेटल ऑटो फ्लैट ट्रेड कर रहे हैं पॉजिटिव बास के साथ। वीकनेस का है निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स में 1.5% नीचे ट्रेड करते हुए आज के सेशन में। साथ ही कमजोरी देखने को मिल रही है निफ्टी आईटी, फाइनेंशियल सर्विसेज, एनर्जी, ये सब लाल निशान में ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन डिसाइसिव 2-3 पॉकेट्स जहां पर सबसे ज्यादा एक्शन, उसमें तेजी की तरफ निफ्टी रियल्टी, फार्मा, एफएमसीजी है। दबाव की तरफ निफ्टी पीएसयू बैंक और निफ्टी बैंक है, जहां पर थोड़ा प्रेशर दिखाई दे रहा है। लेकिन इन ट्रिगर्स के बीच में स्ट्रैटेजी आपकी क्या हो सकती है, इस पर करते हैं बातचीत। अमित त्रिवेदी बने हुए। अमित नमस्कार, बताइए पहले तो दोनों ही इंडेक्स पर आपकी राय, क्या व्यू रहेगा टिल मार्केट क्लोजिंग? जी, गुड आफ्टरनून। देखिए, निफ्टी की पहले बात करें तो ऑलमोस्ट 12% की जो रैली है उसके बाद कहीं ना कहीं पे इंडेक्स थोड़ा चौपी हुआ है, लेकिन जो कंसोलिडेशन आ रहा है थोड़ा अपर बैंड में आ रहा है, जो एक अच्छी बात है। तो यहाँ से मुझे लग रहा है कि यस, नो डाउट थोड़ा कंसोलिडेशन पॉसिबल है। बट लेवल्स वाइज देखा जाए तो मुझे लग रहा है 24,000 के जो लेवल्स है काफी अच्छे सपोर्ट, ट्रेडिंग सपोर्ट है। और जब तक उसके ऊपर है तब तक मुझे लग रहा है अंडरटोन जो थोड़ा उसका पॉजिटिव रहेगा। थोड़ा कंसोलिडेशन के बाद पॉसिबिलिटी है कि ऊपर में 24,600 तक के लेवल्स निफ्टी में आ सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो देखिए, बैंक निफ्टी कंपैरेटिवली स्टेबल है। लास्ट मंथ से जो उसका आउट परफॉर्मेंस चालू हुआ है, मुझे लग रहा है उसमें और अपसाइड पोटेंशियल है। 54,500 जो है बैंक निफ्टी का एक अच्छा सपोर्ट है, और इवेंचुअली मुझे लग रहा है कि ऊपर में 57,000 तक बैंक निफ्टी आना चाहिए। स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रेटजीज क्या रहेंगे आपकी? देखिए, टायर स्टॉक्स में काफी अच्छा ट्रैक्शन है, और यहाँ पर मुझे लग रहा है कंटिन्यूएशन देखने मिल सकता है अपसाइड के ऊपर। तो बालकृष्ण इंडस्ट्री पे ध्यान रखना चाहिए। देखिए, ओवरऑल मल्टी मंथ डिक्लाइन देखने मिला है स्टॉक में, लेकिन अगेन इवेंचुअली लॉन्ग टर्म सपोर्ट के आसपास एक स्टेबिलिटी है, और उसके बाद जो 2600 का उसका जो हर्डल था वो सरपास करके यहाँ पर एक अच्छा खासा मोमेंटम ऊपर में आ रहा है। सो बालकृष्ण इंडस्ट्री बाय करना चाहिए 2550, 2550 का स्टॉप लॉस रख के। अपसाइड के जो टारगेट भी देख रहा हूँ 3,000 तक के देख रहा हूँ। ओके, चलिए, तो ये रहे आपके लिए ट्रेड्स, जहां पर बालकृष्ण इंडस्ट्रीज 3% ऊपर ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है इस समय, और एक अच्छा मोमेंटम यहां पर बना हुआ है। लेकिन यहां से सीधे रुक कर लेते हैं हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय का। कुछ देर पहले उन्होंने एक्सक्लूसिव खबर बताई थी कि आज सीसीए की मीटिंग में जो गन्ने का एफआरपी है वो तय हो सकता है। अब ये खबर कंफर्म होते हुए दिखाई दे रही है। डिटेल्स लेते हैं लक्ष्मण से। लक्ष्मण, बताइए। देखिए, मुझे जो सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक अब से कुछ ही देर पहले कैबिनेट और कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स यानी सीसीए की बैठक खत्म हो गई है, और उस बैठक में 2 बड़े फैसले लिए गए हैं। सबसे महत्वपूर्ण फैसला शुगर इंडस्ट्री के लिए है। यहाँ पे सरकार ने गन्ने की एफआरपी बढ़ाने का फैसला लिया है। गन्ने की एफआरपी का मतलब ये होता है कि गन्ने की वो कीमत जो किसानों को चीनी मिलें कम से कम तो देती ही देती हैं, वो फेयर एंड रेम्युनरेटिव प्राइस कहते हैं। गन्ने की एफआरपी जो सोर्स बता रहे हैं, सूत्र बता रहे हैं, उसके मुताबिक 15 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाने का फैसला लिया गया है, जिसकी रिकवरी 10.25% होती है गन्ने की। उसमें अब जो है पहले जो गन्ने की एफआरपी होती थी वो 340 रुपए प्रति क्विंटल होती थी, अब वो 15 रुपए बढ़ जाएगी तो 355 रुपए प्रति क्विंटल हो जाएगी। और ये 2025-26 शुगर सीजन के लागू किया गया है, यानी 2025 के अक्टूबर, इसी साल अक्टूबर से लेकर अगले साल सितंबर तक का जो सीजन होगा उसके लिए लागू किया गया। तो गन्ने की एफआरपी बढ़ाने का फैसला लिया गया है। जैसा कि मैंने कहा था, बहुत ज्यादा बढ़ोतरी की संभावना नहीं है। वही सूत्र बता रहे हैं कि मुश्किल से 15 रुपए बढ़ा है। हालांकि औपचारिक ऐलान 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में होगा। दूसरा बड़ा फैसला हाईवे सेक्टर के लिया गया है। पूर्वोत्तर में शिलोंग और सिलचर के बीच में 166 किलोमीटर ग्रीनफील्ड हाई स्पीड कॉरिडोर बनाने का फैसला लिया गया है। ग्रीनफील्ड मतलब नया रास्ता बनाया जाएगा। इस पर करीब 22,800 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। दोनों सूत्रों के हवाले से खबर है। औपचारिक सूचना शायद 3 बजे आपको मिल जाए।
ओके, शुक्रिया आपका लक्ष्मण ये डिटेल्स बताने के लिए। तो एक्सक्लूसिव सोर्सेज के थ्रू ये खबर कंफर्म होते हुए दिखाई दे रही है। 3-3.5 के आसपास डिटेल्स हमारे सामने होंगी, लेकिन फिलहाल गन्ने के एफआरपी बढ़ाने पर फैसला हो चुका है। शुगर स्टॉक्स थोड़े डिप्रेशन में, प्रेशर और एक्सटेंड होते हुए बलरामपुर चीनी 2% नीचे, मवाना शुगर्स 2% नीचे, एआईडी पेरी त्रिवेणी इंजीनियरिंग में भी दबाव के साथ ट्रेड होते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन चलिए आगे बढ़ेंगे और अब लेकर आते हैं मिड कैप्स का हाल आपके सामने। इंडेक्स तो आपने देखा ही 100 अंक नीचे कारोबार कर रहा है, लेकिन दिखाते हैं पॉकेट्स। शुरुआत करते हैं उन पॉकेट्स के साथ जो तेजी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। लेकर आते हैं टायर स्टॉक्स, जहां पर मोमेंटम स्ट्रांग है आज के कारोबार में। और टायर स्पेस में जिन स्टॉक्स में तेजी देखने को मिल रही है उसमें बालकृष्ण इंडस्ट्रीज का तो अभी भी जिक्र किया ही अमित ने, इनके ट्रेड में भी शामिल है। लेकिन इसके अलावा सीएट, जेके टायर, अपोलो टायर्स में भी खरीदारी देखने को मिल रही है। 8%, ऑलमोस्ट 9% ऊपर तो अब सीएट है, जेके टायर 3.5% ऊपर है, 4% ऊपर अपोलो टायर्स, और बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में भी 3.25% की मजबूती है। रियल्टी स्टॉक्स चमकते हुए, मैक्रोटेक डेवलपर 4.5% ऊपर, डीएलएफ 3% ऊपर, 2.5% ऊपर फिनिक्स, प्रेस्टीज एस्टेट 2% ऊपर कारोबार कर रहा है। जो एनर्जी पैक है वहां पर तेजी है। आईजीएल जैसे स्टॉक्स तो एक आउट परफॉर्मेंस दिखा ही रहे हैं आज के सेशन में, लेकिन इस पूरी बास्केट में वो तमाम शेयर्स जो मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे हैं। आगे बढ़ते हुए उसमें आईजीएल 5.5% ऊपर, 3% ऊपर महानगर गैस है, जेएसडब्ल्यू एनर्जी 4% ऊपर है, आईओसी 2% ऊपर है। मिड कैप से कुछ और स्टॉक्स जो तेजी में है आज, उसमें आरआर केबल, सोनाटा सॉफ्टवेयर, शेफलर इंडिया, निप्पॉन लाइफ इंडिया के शेयर्स हैं जो तेजी के साथ कर रहे हैं कारोबार। मिड कैप्स में यहाँ पर मोमेंटम खरीदारी की तरफ देखने को मिल रहा है। लूजिंग साइड पर बीएसई, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, एयू बैंक और वोल्टास जैसे स्टॉक्स का आज के सेशन में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं ऑटो सेल्स नंबर्स की। कल ऑटो बिक्री के आंकड़े आएंगे, कैसे रह सकते हैं नंबर्स, बताने के लिए यतिन मोता हमारे साथ मौजूद है। बताइए यतिन, अप्रैल महीने को लेकर क्या एक्सपेक्टेशंस हैं सेल्स की? तो अप्रैल के महीने में जो ऑटो सेल्स का अनुमान है थोड़ा म्यूटेड है। स्लो लेन में आपको टू व्हीलर्स और कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट की सेल्स जाती हुई नजर पड़ेंगी, क्योंकि डिमांड में थोड़ी बहुत कमी आई है। स्पेसिफिक बात करें तो कमर्शियल व्हीकल्स में भी आपने डिमांड में थोड़ा स्लो डाउन दिखा है, क्योंकि मार्च के महीने में थोड़ी बहुत प्री बाइंग का असर आपको देखने को मिलता है यूजुअली फाइनेंशियल ईयर एंड में। ट्रैक्टर की बात करें तो नंबर्स बिल्कुल फ्लैट देखने को मिलेंगे। हालांकि फोर व्हीलर सेगमेंट में आपको चैनल इन्वेंट्री के बढ़त के चलते डीलरशिप्स में थोड़ी बहुत दिक्कत दिखाई पड़ रही है। और मीडियम एंड हेवी कमर्शियल व्हीकल सेल्स की बात करें तो अप्रैल एंड में ब्रोकरेजेस के हिसाब से थोड़ा बहुत पिकअप देखने को मिला है। शुरू करते हैं अशोक लेलैंड और टाटा मोटर्स के साथ, जहां सेल्स में गिरावट एक्सपेक्टेड है। अगर हम अशोक लेलैंड की बात करें तो 2% की डिक्लाइन यहां एक्सपेक्टेड है, और टाटा मोटर्स की बात करें तो कमर्शियल व्हीकल और ओवरऑल सेल्स आपको 5% के आसपास गिरते हुए नजर पड़ेंगे। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें फोर व्हीलर प्लेयर्स की, तो अप्रैल के महीने में मारुति की सेल्स लगभग 4-5% बढ़ने का अनुमान है। उधर M&M ऑटो का अच्छा प्रदर्शन रहेगा, लगभग 18% की सेल्स ग्रोथ आप एक्सपेक्ट कीजिए नए मॉडल लॉन्चेस के चलते। खास करके जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की ऑर्डर बुक है ये अच्छी तरीके से आपको सेल्स में कन्वर्ट होती हुई दिखाई पड़ रही है। ट्रैक्टर्स की बात करें तो 1.25% का ग्रोथ, तो बिल्कुल फ्लैट परफॉर्मेंस यहां देखने को मिलेगा। और हंडे की बात करें तो यहां अंडर परफॉर्मेंस जारी है। इस महीने भी लगभग सेल्स में 6% की गिरावट आप देखेंगे साल दर साल बेसिस पे। टू व्हीलर्स पे आते हैं और बजाज ऑटो एक्सपोर्ट मार्केट्स और डोमेस्टिक मार्केट्स दोनों ही थोड़े स्लो हैं, तो 4% की गिरावट एक्सपेक्ट कीजिए और नंबर करीब 4.25 लाख यूनिट के आसपास आएगा। 83,000 यूनिट्स का एक्सपेक्टेशन रॉयल एनफील्ड सेल्स का है, जो कि 1-1.5% की ग्रोथ का अनुमान है। और हीरो मोटो की बात करें तो लगभग 20% सेल्स गिरने का अनुमान है, क्योंकि अप्रैल का महीना थोड़ा लीन रहा है रूरल मार्केट्स के लिए भी। हालांकि जो शादी की सीजन है इसमें शायद सेल्स पिकअप हो जाए हीरो मोटो कॉर्प के लिए आगे जाके। टीवीएस मोटर्स सबसे बेटर परफॉर्मेंस यहां देखने को मिलेगा। 11% की सेल्स ग्रोथ यहां अनुमानित है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक स्कूटर्स हैं और स्कूटर सेगमेंट पर से इनके लिए अच्छा कर रहा है। शुक्रिया आपका यतिन ये डिटेल्स बताने के लिए। तो ऑटो स्टॉक्स फोकस में है, लेकिन ऑटो शेयर्स में स्पेशली राय ले लेते हैं दो शेयर्स पर जो एक मजबूती और एक कमजोरी दिखा रहे हैं। एक तरफ है मारुति सुजुकी और दूसरी तरफ है टाटा मोटर्स। एक बार देखिए हमें इन दोनों स्टॉक्स को बताइए क्या राय है इन स्तरों से। देखिए, नो डाउट मारुति में एक अच्छा खासा करेक्शन आने के बाद एक रिन्यूड बाइंग इंटरेस्ट दिख रहा है। 12,000 के जिसके जो हर्डल उसने सरपास किए, लेकिन जो हिसाब से उसका ओवरऑल स्ट्रक्चर बन रहा है मुझे लग रहा है इसमें अपसाइड जो है थोड़ा लिमिटेड है, एटलीस्ट नियर टर्म के लिए। सो अभी जो उसमें जो भी उछाल आया है मुझे लग रहा है ये कंटिन्यूड हो सकता है 12,600 से लेके 12,800 तक। तो आउटलुक जो बन रहा है वो एक मॉडरेटली पॉजिटिव बन रहा है विथ लिमिटेड अपसाइड। ओके, तो ये बात हुई मारुति की जो 12,200 पर कर रहा है ट्रेड अभी के बाजार में।
और आज पूरे देश में अक्षय तृतीया का त्योहार मनाया जा रहा है। इस शुभ मौके पर लोग सोने की खरीदारी कर रहे हैं। आपको बता दें कि अक्षय तृतीया के दिन सोने का भाव सस्ता हुआ है। अक्षय तृतीया पर ज्वेलरी मार्केट में कैसी रौनक है, किस तरीके की डिमांड है, ये बताने के लिए अहमदाबाद से केतन जोशी और दिल्ली से दीपाली नंदा हमारे साथ मौजूद है। पहले रुक करते हैं दिल्ली का। तो दीपाली बताइए, ज्वेलरी मार्केट का किस तरीके का एक्शन है, कितनी रौनक देखने को मिल रही है, क्या हायर प्राइसेस की वजह से हर साल वाला एक्शन मिसिंग है क्या? देखिए दीपाली, इस वक्त मैं करोल बाग पीपी ज्वेलर्स पर मौजूद हूँ और यहाँ पर सुबह से ही मैं मौजूद हूँ और मैं देख रही हूँ कि कस्टमर आना शुरू हो गए हैं। ये बात भी सही है, जिस तरह से जो सोने के दामों की बात करें तो रिकॉर्ड हाई पर है, लेकिन बावजूद इसके कस्टमर शोरूम्स पर आ रहे हैं। और खास बात यह है कि जो लाइट वेट ज्वेलरी है उसकी खरीदारी यहाँ पर की जा रही है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में ये जो काउंटर्स हैं, यहाँ पर लाइट वेट ज्वेलरी है, तो इसी की खरीदारी सबसे ज्यादा की जा रही है, क्योंकि अक्षय तृतीया का मौका है और सोने चांदी की खरीदारी करना शुभ माना जाता है। और जब हम कस्टमर से बात कर रहे थे तो उनका ये कहना था कि उन्होंने पूरा साल सेविंग की है। जिस तरह से उन्होंने देखा है कि अगर पिछले साल के दामों की बात करें और आज जो अक्षय तृतीया पर दाम है, 30% का उसमें उछाल है और अगले साल सोने के दाम कहां तक जाएंगे इस पर कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। तो ज्वेलर्स की तरफ से क्या कुछ तैयारी है, इस पर भी मैं आपसे बातचीत करूंगी। पवन गुप्ता हमारे साथ है, जो कि पीपी ज्वेलर्स के ऑनर है। सर, पिछले साल मुझे याद है जब मैं आपसे बात कर रही थी तो आपने कहा था कि सोना कभी भी महंगा नहीं होता, और वो स्टैंड कहीं ना कहीं सही भी है कि पिछले साल के मुकाबले इस बार रिकॉर्ड हाई पर सोना है। क्या कहना चाहेंगे, ऑल टाइम रिकॉर्ड बनाता हुआ सोना दिखाई दे रहा है? देखिए, रिकॉर्ड तो अभी बना नहीं, अभी बनेगा। इस बार दिवाली पे सोना 1,20,000 से कम नहीं होना चाहिए, मेरी जो एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि लास्ट टू लास्ट दिवाली 60,000 थी, इस साल दिवाली 80,000 है और इस बार अक्षय तृतीया 1 लाख हो गई, जबकि मेरी उम्मीद थी कि दिवाली 1 लाख पर जाएगी, किंतु मैं उम्मीद है कि दिवाली 1,15,1,20 पर जाएगी। तो अभी भी महंगा नहीं है, अभी भी आप खरीद सकते हैं। तो बिल्कुल सर, आपकी तरफ से इस बार अक्षय तृतीया के मौके पर क्या खास कलेक्शन है? मैं देख रही हूँ कि लोग यहाँ पर आ रहे हैं तो लाइट वेट ज्वेलरी खरीदना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। ये कलेक्शन है कि इस बार हमने लाइट वेट ज्वेलरी ज्यादा इन्वेंशन की है, पर दिखने में वो उतनी ही भारी, उतनी ही बड़ी दिखती है, किंतु उसको मेकिंग इस तरह की गई है कि दिखने में हल्की ना दिखे और पहनने पर वो भारी लुक हो, अच्छी लुक हो और वजन उसका लाइट हो, क्योंकि हर आदमी, हर वर्ग का आदमी उसको इजीली खरीद सके। बिल्कुल दीपाली, यहाँ पर एक खास बात ये भी है कि न सिर्फ पहनने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए, बल्कि अगर कोई सोने में निवेश करना चाहता है, सिक्के खरीदना चाहता है, तो उसकी शुरुआत भी यहाँ पर 1 मिलीग्राम से हो जाती है कि अगर आप सगन के तौर पर थोड़ा सा छोटा सा सगन लेना चाहते हैं सोने के फॉर्म में, तो वो भी आप यहाँ पर आकर खरीद सकते हैं। तो ऑफर्स और डिस्काउंट दी जा रही है। अगर मैं जहाँ मौजूद हूँ यहाँ की बात करूँ तो डायमंड ज्वेलरी पर 40% ऑफ दिया जा रहा है, और वहीं कहीं न कहीं दूसरी तरफ बैंगल्स की बात करें तो यहाँ पर एक बैंगल मेला चलाया जा रहा है, जिस पर सिर्फ 5% की मेकिंग चार्जेस ली जा रही हैं। चलते हैं सीधे अहमदाबाद केतन जोशी के पास। केतन, बताइए अहमदाबाद का हाल। देखिए, मैं आपको तस्वीरों में दिखाऊंगा, अभी लंच टाइम है लेकिन फिर भी लोगों का आना लगातार जारी है। इससे पहले तो माहौल इससे भी ज्यादा अच्छा था, लेकिन अब लंच टाइम में भी खरीदार यहाँ पर आ रहे हैं। आइए हम ग्राहकों से बात करते हैं। बताइए मैडम, आपने आज यहाँ से क्या खरीदा? सोना ऑल टाइम आए हैं, फिर भी आपने कुछ तो खरीदा होगा। हाँ, गोल्ड का कड़ा और चांदी का सिक्का दोनों खरीदा है मैंने। तो दाम कोई मैटर नहीं रखते? नहीं, दाम कोई मैटर नहीं रखते, क्योंकि है ना, ये गोल्ड और सिल्वर जो आज लेते हैं ना, वो गुड लक के तौर पे लेते हैं कि अब अगले साल भी ले पाए, और इसी तरह हम हर साल लेते हैं कि आज लेंगे तो हर साल ले पाएगा, और दाम कोई मैटर नहीं करता है। एबी ज्वेलर के ओनर भी इस वक्त हमारे साथ है। विजय भाई, ये बताइए कि जो इतना फुटफॉल हम देख रहे हैं, तो क्या पिछले धनतेरस और इस अखाद्रिज पर ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं होगा? जो खरीदारी में आंकड़ा वही रहेगा? आंकड़ा थोड़ा आगे पीछे रह सकता है, लेकिन आज अक्षय तृतीया जो है, तिथि के साथ एक समृद्धि का भी प्रतीक माना जाता है। तो आज के दिन लोग शुकन तो जरूर करेंगे, चाहे थोड़ा कम भी लेंगे, लेकिन शुकन जरूर करेंगे। इस वक्त हम कोइन डिपार्टमेंट में खड़े हैं, तो ज्यादातर लोगों की बाइंग कहाँ पर है? ज्वेलरी में है, कोइन में है या सिल्वर में? अक्षय तृतीया के दिन ज्यादातर कॉइन में भी रहता है, ज्वेलरी में भी लाइट वेट ज्वेलरी की भी खरीदारी रहती है, और कॉइन, गोल्ड कॉइन और गोल्ड सिल्वर कॉइन का खरीदारी ज्यादा रहता है। बिल्कुल, तो प्राइस भले ही ज्यादा हो, लेकिन परंपरा है, लोग यहाँ पर निभाते हैं, कुछ न कुछ खरीदारी होती है। और खासकर अहमदाबाद की हम बात करें तो सिल्वर और गोल्ड के कोइन का यहाँ पर आज अच्छा खासा है, वो लोग खरीदारी करने के लिए आ रहे हैं। जी, शुक्रिया आपका केतन और दीपाली दोनों का ही। तो बाइंग तो हो रही है, फुटफॉल्स बढ़ना शुरू हुए हैं, कहीं ना कहीं प्राइसेस जो स्टेबल हुए हैं
उससे भी फ़ायदा मिला है। और कहीं ना कहीं जो कंज्यूमर्स के मन में ये सवाल भी है कि शायद प्राइसेस और ना बढ़ जाए, तो यहाँ पर ले लेना चाहिए। और आज तो मौका ही शुभ खरीदारी का है। शुक्रिया आप दोनों का ही ये डिटेल्स बताने के लिए। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और अब बात करते हैं बजाज ट्विंस की। नतीजों के बाद बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व के शेयर में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। दोनों ही स्टॉक्स आज एक्सीडेंट ऑफ द डे बने हैं। क्यों, बताने के लिए यतिन मोता है। यतिन बताइए। जी देखिए, अगर हम बजाज फाइनेंस और फिनसर्व की बात करें तो इंट्राडे में भारी गिरावट हमको देखने को मिल रही है नतीजों के बाद। और अच्छे नतीजों के बावजूद स्टॉक्स में मैनेजमेंट कमेंट्री के चलते थोड़ा बहुत सेलिंग का माहौल देखने को मिल रहा है। अगर हम बजाज फाइनेंस की बात करें तो नतीजे अच्छे थे, वो ऑलरेडी डिस्काउंटेड था। इसके अलावा बोनस और स्प्लिट की अनाउंसमेंट भी बाजार ने ऑलरेडी डिस्काउंट कर ली थी। बजाज फिनसर्व की स्पेसिफिक बात करें तो सिक्वेंशियल बेसिस पे यहाँ प्रॉफिटेबिलिटी पे एक डिक्लाइन देखने को मिला है। और FY26 का जो क्रेडिट कॉस्ट है, यहाँ मैनेजमेंट एक्सपेक्ट करता है 40 से 50 बेसिस पॉइंट्स की गिरावट। हालांकि जो फी इनकम है, यहाँ गाइडेंस जो है मैनेजमेंट ने कम किया है। इनफैक्ट FY26 में फीस इनकम 13 से 15% ही बढ़ने का अनुमान है, जबकि 22 से 24% का फिगर जो है बाजार लेके चल रहा था। तो कहीं ना कहीं बाजार को ये बात पसंद नहीं आई कि फीस की जो ग्रोथ है वो काफ़ी कम होने वाली है FY26 के आधार पे। स्पेसिफिकली अगर हम कंपनी के ऑपरेशनल आंकड़े की बात करें बजाज फिनसर्व की, तो वो भी कमज़ोर रहे हैं। मक्वेरी की अगर आप माने तो Q4 के नतीजे अनुमान से बेहतर है, लेकिन जिस हिसाब से कम टैक्स और ऊंचे प्रोविजंस का एडजस्टमेंट रिजल्ट्स में था, कहीं ना कहीं आगे जाके शेयर्स में थोड़ी बहुत डी रेटिंग संभव है। गाइडेंस और मैनेजमेंट कमेंट्री इनको पसंद नहीं आई और FY26 के जो मार्जिन गाइडेंस है ये भी आपको कमज़ोर होते हुए नज़र पड़ रहे हैं। तो मक्वेरी की जो है अंडर परफॉर्म रेटिंग है काउंटर पे 6290 के टारगेट के साथ। बर्नस्टीन का भी अंडर परफॉर्म रेटिंग का जो टारगेट है 6400 रुपये का है। हालांकि HSBC और जेफरीज है, इन दोनों की बाय की यहाँ रेटिंग आपको देखने को मिल रही है। लेकिन क्लियरली बाजार को गाइडेंस और आउटलुक FY26 का दोनों ही बजाज फाइनेंस और फिनसर्व के लिए पसंद नहीं आया। शुक्रिया यतिन आपका डिटेल्स बताने के लिए। तो अमित, क्विकली बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व क्या राय है आपकी? ठीक है, कंपैरेटिवली देखा जाए तो बजाज फाइनेंस में नो डाउट पिछले 3-4 दिन से करेक्शन देखने मिला है, लेकिन ओवरऑल स्ट्रक्चर देखा जाए तो ये साल में फाइनेंशियल स्पेस में अगर देखा जाए तो बजाज ट्विंस के एक अच्छा खासा आउट परफॉर्मेंस देखने मिला है। सो फिलहाल जो करेक्शन देखने मिला है थोड़ा एक्सटेंड हो सकता है, बट समवेयर नियर 8200 8200 के आसपास एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। अगर थोड़ी भी स्टेबिलिटी अगर वहां पर आता है तो इनफैक्ट बाय करना चाहिए। तो अप्रोच जो बन रहा है वो बाय एंड डिप्स बन रहा है, क्योंकि इवेंचुअली मुझे लग रहा है कि ऊपर में 9800 के लेवल्स जो है बजाज फाइनेंस में आने चाहिए। ओके, चलिए, तो ये बात है बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व की दोनों स्टॉक्स गिरावट के साथ कर रहे हैं ट्रेड। बजाज फाइनेंस में 5% गिरावट है, वह फिनसर्व में 6% के लॉसेस देखने को मिल रहे हैं। दोनों स्टॉक्स कमजोर खुले और कमजोरी के साथ ही ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आगे बढ़ेंगे, खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट लेकर आते हैं। इस हफ्ते निर्मल के स्वाति हुटकर, मेरे असर शेर खान के जतिन गेडिया और प्रतिविन मार्ट के हरीश जुजारे के बीच मुकाबला चल रहा है। दिखाते हैं रिटर्न की स्थिति। फिलहाल हरीश का पोर्टफोलियो पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है 2% के, जतिन का पोर्टफोलियो नेगेटिव 3.54%, स्वाति का पोर्टफोलियो -3.97% रिटर्न लैंड कर रहा है। ये रहा अपडेट। इसी के साथ एक ब्रेक के उस पर आपके लिए करेंगे न्यूयॉर्क कंपनी में आज हम बातचीत करेंगे PNB हाउसिंग फाइनेंस के MD और CEO गिरीश कौसगी से। एक ब्रेक के बाद नमस्कार।